अच्छा जी, बताइएगा मुझे, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? चलाओ जी सर, आ रहा है। चले, आज का जो आर्टिकल है हमारा, कल हम लोगों ने बात की थी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस पे, और मैंने आप लोगों से कहा था कि उसकी कुछ क्वेश्चन हैं वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने किए होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, और कोशिश कर रहे हैं कि आज यूनिट को वाइंड अप करने की तरफ चले। हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो चीज देखने में आई कि किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी वायर की लेंथ ज्यादा करते जाओगे उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी, और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा करते जाओगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, L over A and this R equals to rho L over A, याद रखिएगा यहाँ पे ये जो रो है that is called resistivity, ओए ज़ैनब तारिक, ये अपना माइक क्यों ऑफ नहीं कर रहे आप? अपना माइक ऑफ करो। मुज़म्मिल साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है फिक्स्ड मैस और फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स और फिक्स्ड वॉल्यूम। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? अच्छा, ये सिचुएशन तो आ गई। यहां से अगर मैं रेजिस्टिविटी को अलग करूं, आर ए ओवर एल, अगर मैं कह दूं इफ ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इक्वल्स टू 1 मीटर, ए क्या हो 1 मीटर स्क्वायर और एल क्या हो 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 1 लिखोगे तो रो किसके बराबर आ जाएगा? आर। रेजिस्टेंस क्या होती है? ऑपोजिशन। रेजिस्टिविटी भी किसके बराबर आई? रेजिस्टेंस के। यानी हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी असल में रेजिस्टेंस ही है। कब? जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो जाए। यानी हम कह सकते हैं, इसे मैं क्या कह सकता हूं
resistance of cubic meter is called resistivity. Resistance of cubic meter conductor. यानी क्या चीज आ गई? फर्ज किया मेरे पास ये एक मार्कर है, इसकी मैंने ऑपोजिशन मेजर की, इसकी ऑपोजिशन जो होगी वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर कर दूं, फिर इसकी ऑपोजिशन मेजर करूंगा, इसकी ऑपोजिशन रेजिस्टेंस नहीं, अभी से हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब है जब एक खास साइज कर दोगे आप लोग, उस साइज की, और वो साइज कितना होना चाहिए? 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर के अलावा कुछ भी होगा तो वो रेजिस्टेंस होगी। अगर 1 क्यूबिक मीटर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है? नंबर 1, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नंबर 2, टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। ये साइज पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके लिए साइज का कंपल्सरी तौर पे 1 होना, 1 क्यूबिक मीटर होना जरूरी है। समझ आ गई बात की? साइज का 1 होना जरूरी है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखिएगा जी, एमसीक्यू देखते हैं। इफ a wire of resistance, बल्कि इसमें लिखो वायर ऑफ length L is cut into 2 equal parts, what will be resistance and resistivity of each part? हाँ जी। रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगी। क्या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 गुना कम हो जाएगी। कैसे? रेजिस्टेंस कैसे 4 गुना कम होगी? सर हाफ हो जाएगी। हैं? रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी और रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। और ये नैयर बोल रही है? जी सर। नैयर बता कैसे रेजिस्टेंस कैसे हाफ होगी और रेजिस्टिविटी कैसे सेम रहेगी? सर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी और रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती गुड, लेंथ पे, शाबाश सेम है। शाबाश। अब जरा देखिएगा, मैंने क्या किया कि ये मेरे पास वायर थी, इसके मैंने 2 बराबर के टुकड़े कर दिए। जब मैंने बराबर के टुकड़े किए तो फिर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज हो गए, मैस भी चेंज हो गया। अब ये रिलेशन नहीं लगेगा डायरेक्ट, ये वाला, ये तो है फिक्स्ड के लिए। जब आपने इसे काट दिया, इसका मतलब है आपने लेंथ को आधा कर दिया। लेंथ को आधा करने का मतलब रेजिस्टेंस आधी होगी। और रेजिस्टिविटी तो डिपेंड करती है नेचर पे। मुझे बताओ, ये लोहे का पीस था, मैं चाहे इसके जितने मर्जी टुकड़े कर दूं, हर टुकड़ा रहेगा तो लोहा ही ना। क्या नेचर चेंज हुई? नहीं हुई। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेंथ हाफ होने से क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? ये मैंने किया, इसकी लेंथ को आधा किया, लेकिन मैंने इसके नंबर ऑफ एटम्स भी आधे कर दिए, मैस भी आधा कर दिया। अब हम लोगों ने बात करनी है फिक्स्ड मैस फॉर फिक्स्ड मैस नंबर ऑफ एटम्स और फिक्स्ड वॉल्यूम। जब आप चेंज हो रहे हो ना, उसका चेंज हो रहा हो, फिर इसकी लेंथ एरिया में फर्क कब आएगा? एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसे खींचो, स्ट्रेच कर दो, और या इसे दबाओ और इसे कंप्रेस कर दो। स्ट्रेच करने में और कंप्रेस करने में ना तो आप नंबर ऑफ एटम चेंज कर रहे होते हो, ना ही आप नंबर ऑफ एटम चेंज होते हैं, मैस चेंज हो, ना आपके पास ये रिलेशन आए। अब यहाँ पे मैं एमसीक्यू बनाता हूँ, कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ पैरामीटर लिखवा रहा हूँ। पहले मैं बात करूं लेंथ के हवाले से। कीपिंग mass constant if length of wire becomes n times। अब याद रखिएगा, अगर मैस कांस्टेंट रख के लेंथ को n टाइम्स कर रहे हो ना, तो अंडरस्टूड होगा कि आप उसे या तो खींचा कंप्रेस कर रहे हो। देखो ये दो चीजें हैं, एक ये मैस, दूसरा इसके साथ ही अटैच कर दिया। अब ये लेंथ को डबल किया आपने, नंबर ऑफ एटम्स भी डबल हो गई, अब रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं जी ठीक है इसकी लेंथ को डबल करना है, लेकिन मैं इसके नंबर ऑफ एटम्स नहीं बढ़ाना चाह रहा, मैं इसे खींच दूंगा, जिस तरह रबर बैंड होता है। आप कहते हो जी 12 इंच का रबर बैंड है, आपने उसे खींच के क्या कर दिया, 15 इंच का कर दिया, तो आपने लेंथ को बढ़ा दिया। अब उसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स तो एंटर नहीं किए, वॉल्यूम तो चेंज नहीं किया, मैथ तो चेंज नहीं किया। अब इसके लिए क्या होता है देखिएगा, यानी उसने क्या कह दिया, आर फार्मूला है आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। अगर मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूं और एल पे डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वायर ओवर एरिया इंटू लेंथ दैट इज वॉल्यूम, यानी आर इक्वल्स टू रो ओवर वी इंटू एल स्क्वायर। अगर मैं इसे इस तरह कर दूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है एल डैश इक्वल्स टू एन इंटू एल, तो क्या बन जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू रो वी एल डैश स्क्वायर, रो ओवर वी एन एल होल स्क्वायर। तो क्या ये आर डैश नहीं था? ठीक है, इसका मतलब है अगर आप खींच के लेंथ को n टाइम्स कर रहे हो तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर आर हो जाएगी। मैंने कहा चले एमसीक्यू, इफ length of wire becomes 3 times by stretching, अगर आप लेंथ को क्या कर दो, वायर की लेंथ को 3 टाइम्स कर दो बाय स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने का मतलब क्या, मैस कांस्टेंट है आपका,
नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट है, बाय स्ट्रेचिंग इट इट्स रेजिस्टेंस विल बी, और अगर ब्रैकेट में लिख दें इफ R is its इनिशियल रेजिस्टेंस। जी बताओगे? हाँ जी, कोई बताएगा जी? सर 9 टाइम्स हो जाएगा। कैसे? आपने कितने गुना किया? 3 गुना टाइम्स किया ना? इधर, हाँ स्ट्रेच किया ना, तो 3 स्क्वायर बन अच्छा। जाएगा, यानी R डैश इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू R। मैं कहता हूँ ये आपने वायर की लेंथ को खींच के 4 गुना कर दिया, तो n की जगह 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगी। मैं कहता हूँ मैंने उसे दबा के आधा कर दिया, अब लेंथ कितनी होगी? 1/2, n 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर, इसका मतलब है 4 गुना का। याद रखिएगा, बड़ी आसान टेक्निक, कि जितना आप खींच को, वायर को खींच के जितनी उसकी लंबाई में इजाफा कर रहे होते हो ना, जितने गुना लंबाई बढ़ा करती है, एरिया उतने गुना कम हो जाया करता है। मैं कहता हूँ जी अगर मैंने वायर को खींच के डबल कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, तो उसका एरिया 2 गुना कम हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैंने वायर को खींच के 3 गुना बढ़ा दिया, तो उसका एरिया 3 गुना कम हो जाएगा, यानी 1a/3 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मैंने खींच के 10 गुना कर दिया, लेंथ 10 गुना बढ़ गई, तो एरिया 10 गुना कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये तो मैंने अभी एक पॉइंट लिखवाया आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पॉइंट लिखवा रहा हूँ। सर अगर हमारे पास जो लेंथ ऑफ वायर है वो कंप्रेशन के केस में है, तो तब भी हम इधर n के स्क्वायर में वैल्यू वही वाली पुट करेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी बताया तो है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने वायर को कंप्रेस करके हाफ कर दिया, इसका मतलब है आपने जितनी ओरिजिनल लेंथ थी उससे 1/2 से मल्टीप्लाई किया ना, हाफ करने का मतलब 1/2, तो n 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 1/4, इसका मतलब है जितनी रेजिस्टेंस पहले थी अब उससे 4 गुना कम है। ठीक है जी सर, ठीक है। जी, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? सर अगर हम मैथ्स को चेंज कर दें, फिक्स नंबर मैथ्स हाँ, ना रखें, तो तब क्या करेंगे? तो फिर आप, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल आपको दी थी कि ये वायर है, आपने तो इसकी लेंथ को डबल कर दिया, आपने इस तरह कर दिया, सिंपल। इसका मतलब है अब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है ये पैरामीटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अब सिर्फ ये आएगा, लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल होगी। समझ आ गई बात की? हाँ, अगर आप कहते हो जी कि 2 एक जैसी वायर ले ली आपने, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया एक का बड़ा है और एक का छोटा है, तो फिर आपके पास ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर सिर्फ ये वाला करेगा। ठीक है, चलिए जी आगे सर। जरा देखिएगा, आगे जरा देखिएगा। अच्छा, उसके बाद है नंबर 2, ये पहला पॉइंट मैंने लेंथ के लिहाज से लिखवाया था। नंबर 2, कीपिंग mass constant if area of wire becomes n times, यानी अगर a डैश कितना कर दिया जाए na, तब आपके पास जो रेजिस्टेंस r डैश होगी दैट इज r/n² आएगी। याद रख लोगे फार्मूला। नंबर 3, कीपिंग mass constant if
रेडियस ऑफ वायर बिकम्स n टाइम्स, अगर रेडियस को n टाइम्स कर दिया जाए तब क्या होगा, r डैश इक्वल्स टू n r, तब रेजिस्टेंस बन जाती है आपके पास r ओवर n पावर 4। ठीक है, ये रिलेशंस याद रखने हैं आप लोगों ने, लेंथ का भी, एरिया का भी और रेडियस का भी। इससे आगे अगर हम लोग चलें तो आ जाती है टर्म एक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? सर ये आपने रेडियस का रिलेशन कैसे निकाला है? ये जो दूसरे वाला जो मैंने रिलेशन अभी साफ किया ना, वहां पे मैंने एल से मल्टीप्लाई किया था ना। एरिया के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ऊपर वॉल्यूम बन जाएगा, फिर उसे सिंप्लीफाई कर लोगे और फिर उसी रिलेशन में जहां पे एरिया आएगा ना, वहां पे आप लिख दोगे क्योंकि एरिया स्क्वायर बन रहा होगा तो पाई आर स्क्वायर उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वो आर की पावर 4 आ जाएगा। यानी एरिया का स्क्वायर आएगा ना, तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस के स्क्वायर का फिर स्क्वायर लोगे तो पावर 4 बन जाएगी। प्रूफ नहीं करवा रहा, डायरेक्ट लिखवाया मैंने, प्रूफ सिर्फ एक का करवाया, अगले दो आप लोगों ने खुद ट्राई करने। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्ट करना, मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1 ओवर आर। इसका यूनिट होता है ओहम इनवर्स, इसे उल्टा के MHO भी लिख सकते हैं, इसे साइमन भी बोलते हैं। याद रखिएगा कंडक्टेंस उन्हीं पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है जिन पैरामीटर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करती थी, नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और डायमेंशन वगैरह पे। कंडक्टेंस भी इन्हीं पे डिपेंड करेगी, सिर्फ फर्क क्या होगा कि कंडक्टेंस की डिपेंडेंस रेजिस्टेंस के रिवर्स होती है। कंडक्टर रेजिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, कंडक्टेंस कम हो रही होगी, यानी डिपेंडेंस उन्हीं पैरामीटर पे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। उससे आगे अगर हम लोग चलें तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कह रहा हूँ, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में क्या चीज आ जाती है जी? कंडक्टिविटी दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा 1 ओवर रो। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? पर हम पर मीटर, इसे MHO पर मीटर भी कह सकते हैं, इसे साइमन पर मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये यूनिट्स इसके बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझने। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर रहा हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस पे कि टेम्परेचर हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब होगा क्या, इक्वल से बचेगा रो वी ओवर ए स्क्वायर। जब एरिया की जगह आप NA पुट करोगे ना, तो R डैश आ जाएगा किसके बराबर, रो, चले ये देखें, रो V ओवर N स्क्वायर A स्क्वायर।
R डैश इक्वल्स टू R/n²। ठीक है, ये चीज बन गई। अब इसी फार्मूला को जब आप लोग लोगे ना, इस फार्मूला को, इसे आप इस तरह लिख सकते हो, रो v ओवर पाई r स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या बन गया? रो v ओवर पाई स्क्वायर r पावर 4। सही है, यहां से 4 आया था। अब जब r को आप लिखोगे ना, r डैश इक्वल्स टू n r, तो फिर r डैश आपके पास बन जाएगा कैपिटल R ओवर n पावर 4। ठीक है, जी टेम्परेचर पे बात करते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है जल्दी से, तो साफ कर रहा हूँ मैं। जी टेम्परेचर डिपेंडेंस। रेजिस्टेंस असल में क्या होती है? रेजिस्टेंस असल में प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम होती है। अब होता क्या है कि फर्ज किया लो टेम्परेचर पे हमारे पास जो एटम है वो इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये इनका वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो सिर्फ इन ही 3-4 इलेक्ट्रॉन के टकराने के चांसेस हैं इस एटम के साथ, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी थर्मल वाइब्रेशन बढ़ती है। जब इनकी थर्मल वाइब्रेशन बढ़ती है, इनका वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड के बढ़ने से क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स इंक्रीज होते हैं तो क्या हो जाता है? इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये इनकी वाइब्रेशनल मोशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स इंक्रीज होंगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने से एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब रेजिस्टेंस के केस में हमारे पास फार्मूला है, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल्टा टी। अब आर टी क्या है, आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट सम रेफरेंस टेम्परेचर। आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, and this delta T is temperature difference. ठीक है, आर टी माइनस आर नोट, इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा आर ओवर आर नॉट ओवर डेल्टा टी। फिर इसे इस तरह लिख सकता हूं डेल्टा आर ओवर आर नॉट ओवर डेल्टा टी। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज। जी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन is known as temperature coefficient of resistance. इस अल्फा को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ resistance. Fractional change in resistance per Kelvin is known as temperature coefficient. Temperature coefficient of resistance हमें बताता है कि 1 केल्विन टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा।
अब ये अल्फा बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अल्फा हमें इंफॉर्मेशन देता है मटेरियल के बारे में असल में। जी, अल्फा की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? अल्फा की 2 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, भी पहली पॉसिबिलिटी ये कि अल्फा 0 हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि अल्फा नॉन जीरो हो। जी, क्या बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। जी, अगर अल्फा 0 है तो जरा देखिएगा खुद ही, अगर अल्फा 0 रख दूं, ये फैक्टर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा, यानी आर टी माइनस आर नॉट 0, और आर नॉट को इधर ले जाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा? अगर अल्फा 0 है तो आर टी बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़ने का मतलब कि वोल्टेज और करंट की रेशो कांस्टेंट रहेगी, यानी वी आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये तो ओहमिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? ओहमिक। इसका मतलब है अगर अल्फा 0 होगा तो ओहमिक होगा। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर अल्फा 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा भाई? आर टी बराबर नहीं होगा आर नॉट के, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होगा। फिर वी और आई की रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब है आई और वी के दरमियान ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो ये क्या होंगे? नॉन ओहमिक। अब यहां पे फिर 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी क्या? अगर अल्फा क्या हो, इफ अल्फा, क्योंकि 0 नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, अल्फा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, अल्फा लेस देन 0 हो सकता है। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। देखो ना, अल्फा 0 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी माइनस होगी तो पॉजिटिव। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। दे आर द कंडक्टर्स। और यहाँ पे क्या होगा? अल्फा लेस देन 0, इसका मतलब है आर टी लेस देन आर नो, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। दे आर द सेमीकंडक्टर्स। और आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ने से जिनकी रेजिस्टेंस बढ़ रही हो वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स। और टेम्परेचर के बढ़ने से जिनकी रेजिस्टेंस कम हो रही हो वो सेमीकंडक्टर। यानी अल्फा की मदद से ना सिर्फ हम लोग ये पता चला सकते हैं कि मटेरियल ओहमिक है, नॉन ओहमिक है, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर। सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन कौन दे देता है? अल्फा। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर इसी चीज को मैं आगे लेके चलूं थोड़ा सा, तो सिचुएशन क्या होगी हमारे पास? जी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर जो ओहमिक है वो कंडक्टर्स नहीं होंगे? कंडक्टर्स ओहमिक होते हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना कंडक्टर्स की, तो एक आप लोगों ने पढ़ा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट क्या, टंगस्टन क्या था? ओहमिक था, नॉन ओहमिक था? जब तक मटेरियल में हीट पैदा नहीं ना होगी और जब तक ये कांस्टेंट रहेगा तब तक तो ओहमिक होगा। लेकिन जैसे ही हीट पैदा होना शुरू होगी, वो हीटअप होना शुरू हो गया, तो वो फिर ओहमिक नहीं रहेगा, वो नॉन ओहमिक हो जाएगा। ठीक है। इन वैल्यू को जब यहाँ पे पुट किया आपने तो अल्फा किसके बराबर आ गया?
रो टी एल ओवर ए माइनस रो नोट एल ओवर ए, रो नोट एल ओवर ए। सिंप्लीफाई किया तो बन गया, ऊपर से एल ओवर ए कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, यानी इसे बोल सकते हो डेल्टा रो ओवर रो नोट डेल्टा टी। इसे ये भी कह सकते हो, यानी अल्फा को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है जी। और जब हम लोग बात करते हैं इसकी ग्राफ की, तो ओवर द लॉन्ग रेंज रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ बड़ी हद तक लॉन्ग रेंज तक स्ट्रेट लाइन रहता है, उसके बाद चल के कहीं ये ग्राफ कर्व हो रहा होता है। और लॉन्ग रेंज यानी तकरीबन -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 600 डिग्री सेल्सियस तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहने का मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से ग्राफ लीनियरली वेरी कर रहा होगा। ठीक है जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। सर ये अल्फा के जो दो रिलेशंस हैं इनमें से मोर जनरल कौन सा है? रेजिस्टेंस दोनों सेम है, दोनों ही है, अपनी अपनी नेचर दोनों की है। यानी अल्फा हम रेजिस्टिविटी की बेस पे भी निकाल सकते हैं, अल्फा हम रेजिस्टेंस की बेस पे भी निकाल सकते हैं, दोनों ही ऑपोजिशन, दोनों ही ऑपोजिशन है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे साइज आपकी मर्जी का है, यहाँ पे साइज आपकी मर्जी का नहीं है, यहाँ पे साइज फिक्स है। और वो साइज फिक्स कितना होगा 1 क्यूबिक मीटर। दोनों ही ठीक है। जी सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, साफ कर रहा हूँ फिर अगले टॉपिक पे चल रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इससे आगे वो थर्मिस्टर टॉपिक लिखा हुआ है, वो रीडिंग वाला है, वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। बात कर रहा हूँ किस पे, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन पे। जी, फर्स्ट करो हमारे पास ये एक सर्किट है और इसमें हमने ये एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, लोड रेजिस्टेंस। अब वो लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, कोई बल्ब हो सकती है, कोई पंखा हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है, हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट करती है उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब होगा क्या, आपको पता है इस रेजिस्टेंस को ऑपरेट करने के लिए करंट नहीं चाहिए, वोल्टेज नहीं चाहिए, बल्कि इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम लोग यूनिट टाइम में पावर बोलते हैं। अब क्या होगा, ये चार्जेस यहाँ से निकलेंगे एनर्जी लेके, क्योंकि हाई पोटेंशियल है, ये पहुंचेंगे इस रेजिस्टेंस के पास, एनर्जी देंगे इस रेजिस्टेंस को। जब ये अपनी एनर्जी रेजिस्टेंस को दे देंगे, इसका मतलब है इनके पास खुद एनर्जी खत्म, ये दोबारा से आ जाएंगे कहाँ पे, लो पोटेंशियल पे। अब आप चाहते हो कि ये रेजिस्टेंस मुसलसल ऑपरेट करती रहे, तो इसका मतलब है मुसलसल इसे एनर्जी मिलती रहे, और मुसलसल एनर्जी मिलने का मतलब कि मुसलसल चार्जेस इस तक आते रहे। अब जब चार्जेस लो पोटेंशियल में एंटर हो गए, यहाँ पे अब वर्किंग स्टार्ट होगी बैटरी की। बैटरी क्या करेगी, उन चार्जेस को उठाएगी, लो पोटेंशियल से दोबारा कहाँ पे लेके जाएगी, हाई पोटेंशियल पे, मतलब बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी। जब लो पोटेंशियल से चार्जेस दोबारा हाई पोटेंशियल पे जाएंगे तो क्या होगा, उनके पास एनर्जी आ चुकी होगी, वो एनर्जी लेके निकलेंगे सर्किट में, इसे दे देंगे, फिर वापस लो पोटेंशियल पे, यहाँ पे फिर काम बैटरी ले जाएगी, सर्किट चलता रहेगा तब तक जब तक बैटरी के पास चार्जेस को लो से हाई पे ले जाने की एबिलिटी मौजूद होगी। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय, यानी वो एनर्जी जो बैटरी दे किनको, चार्जेस को, यूनिट टाइम में क्या करने के लिए, चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठा के
हाई पोटेंशियल पे ले जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। एनर्जी supplied by battery to the charges in unit move the charges from low potential to high potential is called electrical power। सही है। यूनिट टाइम में बैटरी चार्ज को लो उठा के हाई पोटेंशियल ले जाने के लिए जितनी एनर्जी सप्लाई करती है इलेक्ट्रिकल पावर। ये डेल्टा यू ओवर डेल्टा टी। अब इन दो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो फिर आपको ये भी पता है डेल्टा क्यू इंटू वी